हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर 23 फरवरी 2022 तक। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 23 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से प्लेयर जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड चैंपियन है चेस के अंदर, उनको हराया है, और कौन से टूर्नामेंट के अंदर, एयर थिंग्स मास्टर टूर्नामेंट के अंदर उनको हराया है। और मैग्नस कार्लसन सबको पता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ग्रैंड मास्टर, केवल 16 साल के इंडियन ग्रैंड मास्टर, जिनका नाम है आर प्रागनंदा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, डी होगा। आप यहाँ पे चेहरा देख सकते हैं आर प्रागनंदा का, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से, तमिलनाडु से। उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज है। और साथ में जो एयर थिंग्स मास्टर है, ये एक ऑनलाइन चेस रैपिड टूर्नामेंट है, याद रखना है, ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट है, जो कि 16 प्लेयर्स का एक टूर्नामेंट है, जिसमें हर जीतने वाले प्लेयर को हर राउंड के अंदर जो है वो 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, और अगर ड्रॉ हो जाता है तो 1 पॉइंट जो है वो उसके अंदर दिया जाता है। लेकिन आपने याद रखना है, ये एक तरह का ऑनलाइन चेस रैपिड टूर्नामेंट है, जिसके अंदर 16 प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये याद रखना है, एयर थिंग्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट है। और इस विक्ट्री के साथ आर प्रागनंदा जो है वो तीसरे ऐसे इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। ऐसे पहले प्लेयर थे विश्वनाथन आनंद, और दूसरे थे पी हरिकृष्णा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपने इस चीज को याद रख लेना है कि ये ऐसे तीसरे प्लेयर हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। और आर प्रज्ञानंदा जो है वो बहुत ही फेमस चेस के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, क्योंकि ये 5th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। याद रखना है, 5th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। अगर आप टॉप 29 यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर्स को देखोगे 2021 तक के डाटा के अकॉर्डिंग, ये 5th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। और 2016 में ये वर्ल्ड के यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर रह चुके हैं। 2016 के अंदर यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर्स थे, जो कि केवल 10 साल 10 महीने और 19 दिन के थे, तब इन्होंने इस इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल जो है वो हासिल किया था। और वैसे भी ये इंडिया के भी यंगेस्ट और वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। 2018 के अंदर ये भी खिताब इन्होंने हासिल किया था।
और ये जो एयरथिंग्स मास्टर टूर्नामेंट है ये एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन टूर्नामेंट है जिसमें आर प्रागनंदा ने किसको हरा दिया, मैग्नस कार्लसन को। तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे, तो इसलिए इसको जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट की है, 6 दिन की ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। और ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है, 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कहां पे हुई है और कौन सी कंट्री के साथ की है। और ये एक्सरसाइज दोस्तों हमने की है ओमान के साथ और ये हुई है राजस्थान के अंदर, मतलब जोधपुर के अंदर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। तो इस एक्सरसाइज का मेन मतलब जो है वो यही है कि एक तो दोनों कंट्रीज में जो आप कह सकते हो कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो बढ़ सके, अपॉर्चुनिटीज जो है वो दोनों कंट्रीज में इंक्रीज हो, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स और उधर से ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है वो इसका नाम है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई, जैगुआर और साथ ही साथ जो है वो मिराज फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज से जो है वो हम दोनों कंट्रीज के बीच में प्रोफेशनल इंटरेक्शन को बढ़ा सकते हैं। आप एक्सपीरियंस जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, ऑपरेशनल नॉलेज, इक्विपमेंट्स को चलाने की क्षमता जो है वो बढ़ सकती है और दोनों कंट्रीज में बाइलेटरल रिलेशन तो इंप्रूव होंगे ही होंगे। इससे पहले ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 5 हुई थी, मतलब 5th एडिशन इसका हुआ था, वो अक्टूबर 2019 में किया गया था और वो ओमान में हुई थी। तो इस बार जो है वो इसका अगला एडिशन किया तो इंडिया में हुई, जोधपुर में और राजस्थान के अंदर। और ओमान के बारे में याद रखना है, ओमान की कैपिटल जो है वो मस्कट है, मस्कट, और इनकी करेंसी जो है वो ओमानी रियाल है, ओमानी रियाल। लेकिन दोस्तों जो बाकी आप यहाँ पे लोकेशंस देख रहे हो और कंट्रीज देख रहे हो, ये भी रिसेंटली एक्सरसाइजेज हुई हैं। जैसे इंडोनेशिया के साथ हमने एक एक्सरसाइज की, समुंदर शक्ति, याद रखोगे कौन सी, समुंदर शक्ति। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, सुंडा स्टेट में हुई है इंडोनेशिया के अंदर, और ये इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट फिर हमने एक फ्रांस के साथ एक्सरसाइज की जिसका नाम था एक्सरसाइज शक्ति, ओनली एक्सरसाइज शक्ति, शक्ति 2021 में ये एक्सरसाइज हुई और ये कहां पे हुई थी, फेरजूस एरिया में हुई थी, कहां पे, फ्रांस के अंदर ही ये एक्सरसाइज की गई थी। फिर नेपाल के साथ हमने एक एक्सरसाइज की, कौन से एरिया में, पिथौरागढ़ में, याद रखना है पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड के अंदर है, वहां पे ये एक्सरसाइज जो है वो की गई और एक्सरसाइज का नाम क्या है, सूर्य किरण, एक्सरसाइज का नाम सूर्य किरण। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया जो है वो होस्ट करेगा कौन से ईयर का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन और कहां पे होस्ट करेगा। तो रिसेंटली अनाउंस किया गया क्योंकि 139 नंबर का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ, कहां पे हुआ, चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर। तो वहां पे ये डिसाइड किया गया, क्योंकि ये तो 2022 का सेशन है, कि 2023 का सेशन मतलब अगला सेशन जो होने वाला है वो इंडिया में होगा और इंडिया में उसको कौन होस्ट करेगा, मुंबई उसको होस्ट करेगा। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आप देख सकते हो 139 सेशन जो है वो रिसेंटली 2022 में हुआ और ये भी आपने याद रखना है कहां पे हुआ था, बीजिंग चाइना के अंदर। और इससे पहले इंडिया ने 1983 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन है वो होस्ट किया था, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इंडिया जो है वो पहली बार इसको होस्ट कर रहा है 40 साल के अंतराल में, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूं कि 1983 में इंडिया ने होस्ट किया था। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन है वो एक जनरल मीटिंग होती है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य होते हैं। और कितने सदस्य हैं, 105 एक्टिव मेंबर्स हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर। और इसके अंदर डिस्कशन की जाती है कि ओलंपिक इवेंट्स जो हैं वो कहाँ पे होने चाहिए, कहाँ पे होंगे, कौन कौन सी गेम्स को इंक्लूड करना है, या जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है इनका, उसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं या क्या चेंजेस करने हैं, वो इसमें डिस्कस किया जाता है। मतलब जो मेन है वो यही है जिसके अंदर ओलंपिक्स के बारे में डिसाइड किया जाता है। और इसमें बहुत से इंडियन डिग्नेटरीज जो हैं वो शामिल हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर। एक अभिनव बिंद्रा हैं, अभिनव बिंद्रा आपको पता है कि 2008 बीजिंग के अंदर जो है फर्स्ट इंडिविजुअल बने थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर नीता अंबानी, ये तो आपको शायद पता होगा। और साथ में नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र बत्रा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी, ये सारे के सारे सदस्य जो हैं वो इंडियन मेंबर्स के तरह जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शिरकत करेंगे। और आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में की गई थी। प्रेसिडेंट इसके थॉमस बेक हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसान के अंदर, स्विट्जरलैंड में।
इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जब आप तक पहुंच सके। तो इसमें क्वेश्चन है, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप। आई थिंक बहुत से बच्चे इस ग्रुप को पहली बार सुन रहे होंगे। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों सिंगापुर के अंदर है, याद रखना आपने। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट के जो डिग्नेटरीज होते हैं वो शामिल होते हैं, मतलब इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती हैं। वो कंट्रीज जिसमें नेचुरल रबर जो है या सिंथेटिक रबर की प्रोडक्शन जो वो अच्छे खासे लेवल पे होती है, या वो कंट्रीज नेचुरल रबर या सिंथेटिक रबर को कंज्यूम करती है, तो वो कंट्रीज को जनरली इसका मेंबर बनाया गया है। तो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप सिंगापुर में स्थित है और किसको इसकी चेयरमैनशिप जो है वो मिली है, इंडिया को मिली है। तो इंडिया की तरफ से कौन चेयरमैन होगा इस ग्रुप का, तो इंडिया की तरफ से होंगे के.एन. राघवन। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो आप देख सकते हो, इंडिया टू हेड इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप एंड रबर बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के.एन. राघवन जो है वो इसके चेयरमैन होंगे और कितने साल के लिए चुने गए हैं, 2 साल के लिए इनको चुना गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंडिया जो है वो चेयरमैन बना है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का, और उसके लिए चेयरमैन जो लगाया गया है वो किसको लगाया गया है, के.एन. राघवन को 2 साल के लिए उनको लगाया गया है। और ये बोर्ड जो है वो एक ओनली फॉरम है जिसमें नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर प्रोड्यूसर जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, या कंज्यूमर जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड रबर इंडस्ट्री को हमने किस तरह से आगे लेके जाना है और कौन कौन सी चीजें हैं जो दिक्कत क्रिएट कर रही हैं, या कौन कौन सी चीजें जो हमें परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ रही है, उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलके, क्योंकि मैंने बताया कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो गवर्नमेंट पूरा सहयोग देती है कि किस तरह से हम इसको आगे लेके जा सकें। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ग्रुप है रबर का, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स जो है वो शेयर करता है कि कौन सी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है, कितना ट्रेड हो रहा है नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर को लेके। तो ओनली एक इंटरनेशनल कमोडिटी बॉडी है ये, जिसमें आप कह सकते हो एक पूरा का पूरा फंड जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है नेचुरल रबर सेक्टर के अंदर। और आपने खास तौर से याद रख लेना है कि इसके अंदर बहुत सी कंट्रीज मेंबर हैं, जैसे कैमरून है इसके अंदर, कोटे है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, नाइजीरिया है, रशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है। ये कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर मैं पहले बता चुका हूँ सिंगापुर में, और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। तो सिंपल सिंपल चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंपनी विल इंट्रोड्यूस इट्स नेक्स्ट जनरेशन मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस। ये इस वर्ड को याद रखना, IAX इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम इन मालदीव्स। इससे क्या होगा कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो जरूर बढ़ जाएगी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो हम कर सकते हैं। और ये कंपनी है वन एंड ओनली रिलायंस जियो। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। याद रखना है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस नाम की एक अंडर सी केबल सिस्टम जो है इंडिया और मालदीव्स को कनेक्ट करेगा, साथ में और भी कंट्रीज को कनेक्ट करेगा, लेकिन सीधा मालदीव्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा और वह रिलायंस जियो की तरफ से किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलायंस जियो अंडर सी केबल सिस्टम to connect Maldives directly to India and also it will connect the Singapore। तो एक और जो है वो सबसी केबल बनाई जा रही है जिसका नाम होगा इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। इसका नाम था इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इसका है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस IEX। वो भी रिलायंस की तरफ से जो है बनाई जा रही है और मुंबई को मिलान के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा। बहुत बड़ी बात है कि सीधा यूरोप तक जो है वो इस लाइन को बिछाया जाएगा और इटली तक जो है वो जाके जो है वो ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो जो सिंगापुर वाली है वो इंडिया एशिया एक्सप्रेस है और वो हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी IAX सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा, जो कि मुंबई से स्टार्ट होगा। याद रखना है, जो मुंबई से स्टार्ट होगा और सिंगापुर को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, जिसकी और ब्रांचेस भी होंगी, लाइक मलेशिया में होंगी, थाईलैंड में होंगी, लेकिन साथ ही साथ सिंगापुर के साथ साथ वो मालदीव्स को भी डायरेक्टली कनेक्ट करेगा और वर्ल्ड का मेजर इंटरनेट हब बन जाएगा इंडिया और सिंगापुर के अंदर। साथ में मालदीव्स को जरूर कनेक्ट किया जाएगा इंडिया एशिया वाला। कई बार आपको एग्जामिनर पूछ लेता है इंडिया एशिया वाला किस किस को कनेक्ट कर रहा है, तो मालदीव्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, सिंगापुर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ सब कनेक्शंस भी हैं जो बनाए जाएंगे, एक मलेशिया के अंदर, एक थाईलैंड के अंदर। और इसका मालदीव्स के अंदर एक जगह है जिसका नाम है हुल हुमाले, याद रख सकते हो आप, हुल हुमाले। तो वहां पे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इंडिया में मुंबई से ये स्टार्ट किया जाएगा। और इंडिया यूरोप जो एक्सप्रेस है ये मुंबई को मिलान के साथ कनेक्ट करेगा, मुंबई को मिलान के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, मतलब इटली के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। बीच में और भी कई सब कनेक्शंस किए जाएंगे, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर किया जाएगा, मेडिटेरेनियन को किया जाएगा, मिडिल ईस्ट को किया जाएगा, और भी कंट्रीज इसमें कनेक्ट की जाएंगी।
तो ये जो इंडिया एशिया एक्सप्रेस है ये तो दोस्तों एंड ऑफ 2023 में स्टार्ट हो जाएगा और इंडिया यूरोप वाला जो है वो मिड 2024 में जाके जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल केबल जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव कर देगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंप्रूव होगा ही होगा, तभी कनेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव होगी और भी कई अपॉर्चुनिटीज जो है वो फिर ऐसी इस एरिया से निकल के आ सकती हैं क्योंकि अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी सर्विसेज जो है वो आपको इंटरनेट थिंग्स की मिलेंगी। तो रिलायंस जियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी है, याद रखना है रिसेंट लेटेस्ट न्यूज़ में कि फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी है जिसने यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी स्टार्ट की है अपने प्रीपेड कस्टमर्स के लिए और पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके। ये रिसेंटली जनवरी 2022 की ही न्यूज़ है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा बैंक ऐसा पहला बैंक बन चुका है जो कि मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे आएगा? मेटावर्स का मतलब वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो है वो आपको एक सर्विसेज दी जाएगी। मतलब आप कह सकते हो वर्चुअली आपको एक बैंक दे दिया जाएगा, उस वर्चुअली आप बैंक में इधर उधर घूम सकते हो और आपको मतलब आप एग्जैक्टली बैंक में हो भी नहीं, घर पे बैठ के या बैंक में घूम सकते हो। तो ये जो है वो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जो है वो किया जाएगा, वर्चुअल स्पेस बनाई जाएगी, इसको कहते हैं मेटावर्स। और ये ऐसा पहला बैंक बन चुका है जेपी मॉर्गन चेस। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी जो कि लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो ऐसा पहला बैंक बन चुका है जो कि मेटावर्स पे आएगा, जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। तो आप देख सकते हो। और इसका नाम क्या है? और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का नाम है ओनिक्स। याद रख सकते हो इसका नाम क्या है? ओनिक्स। तो इन्होंने एक लाउंज बनाया है जिसका नाम है ओनिक्स, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बना हुआ है और वर्चुअल वर्ल्ड में आप ट्रेवल करोगे, डिसेंट्रलैंड जो है वो इसको कहा जाता है। और ओनिक्स जो है वो जेपी मॉर्गन का एक इथीरियम बेस्ड सर्विसेज है जिसमें आप जो है वो किस तरह से बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो और नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढूंढ सकते हो मेटावर्स के अंदर, वो भी जो है वो बताया जाएगा। तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाएगा कि आप वर्चुअल स्पेस में ट्रेवल कर सकते हो, घूम सकते हो, आप वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो एंजॉय भी कर सकते हो। और जेपी मॉर्गन जो है वो उन्होंने साथ में दूसरी कंपनीज को भी कहा है कि वो मेटावर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, हम उनको जो है वो लाइक एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके थ्रू वो मेटावर्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। इवन जनवरी के महीने में सैमसंग ने भी जो है वो एक न्यूयॉर्क में अपना एक स्टोर खोला था, वो भी मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे खोला था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि सैमसंग का स्टोर आप घर पे बैठ के जो है वो विजिट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसके थ्रू आप कोई भी एक्टिविटी जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे करनी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी है जो कि अपने यूजर्स को कहती है कि आपको घर बैठे बैठे ही जो है वो हम वही एक्सपीरियंस दे देंगे जो आपको वहां पे जाके मिलेगा। लाइक गेम्स प्ले करना चाहते हो, आप शॉपिंग करना चाहते हो, इंटरेक्शन करना चाहते हो किसी के साथ, तो आप रियल वर्ल्ड में अगर नहीं कर सकते तो रियल वर्ल्ड की तरह ही वर्चुअल वर्ल्ड में आप ट्रेवल कर सकते हो। तो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के बेसिस पे आप किसी के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हो। और मेटावर्स जो है वो उसकी अपनी अलग से करेंसी होती है और अपनी अलग से फॉरेक्स होती है, क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो तो उसकी अपनी अलग से करेंसी होगी जिसको जेपी मॉर्गन जो है वो सर्व करेगा। तो इसीलिए जेपी मॉर्गन का इसके अंदर नाम जो है वो लिया गया है। तो याद रखना है पहला बैंक जेपी मॉर्गन चेस जो कि यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपना एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है ओनिक्स, जिसमें बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो एंजॉय की जा सकती हैं। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु पार्टनर विद एसबीआई पेमेंट्स टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट्स कर सकें। इवन इन्होंने 3 एरियाज के अंदर इसको स्पेशली जो है वो लॉन्च किया है। एक तो लखनऊ के साथ इन्होंने कुछ दुकानदारों के साथ टाई अप किया है, ऑटो रिक्शास के साथ टाई अप किया है। वाराणसी के अंदर इन्होंने खास करके बोट यूनियन, क्योंकि वहाँ पे बोट्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, पानी के थ्रू वहाँ पे बोटिंग करवाई जाती है, तो उनके साथ टाई अप किया है। और साथ ही साथ इन्होंने और कई जगह पे भी जो है वो ये टाई अप्स जो हैं वो किए हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है, यहाँ पे एक जगह और लिख देता हूँ मैं, गुवाहाटी के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किया गया है। तो लखनऊ के अंदर आप कह सकते हो ऑटो रिक्शास वालों के साथ टाई अप किया गया, वाराणसी में बोट्स वालों के साथ और गुवाहाटी में रेस्टोरेंट्स के साथ। और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है? मास्टर कार्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप देख सकते हो मास्टर कार्ड ने एसबीआई पेमेंट्स के साथ टाई अप किया है ताकि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गुवाहाटी, लखनऊ और वाराणसी में इंप्रूव किया जा सके। तो आप कह सकते हो ऑटो रिक्शा एसोसिएशन लखनऊ के साथ इन्होंने टाई अप किया है। इसका मेन मकसद यही था कि ऑटो रिक्शा जो चालक हैं तो वहाँ पे वो डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो ले सकें। इसका मतलब जो 700 ऑटो रिक्शास हैं वहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं, तो वो लाइक आप कह सकते हो कि लोकल लेवल पे वो डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं।
ऑल असम रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो कि गुवाहाटी के अंदर है, ताकि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उसके 1000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं वो भी जो है वो यहाँ पे क्या कर सकें, ऑनलाइन पेमेंट्स ले सकें। और लोकल शॉपकीपर्स या बोट यूनियन है वाराणसी के अंदर, उनके साथ टाई अप किया है ताकि वहां पे भी जो 1000 से ज़्यादा लोग वोट्स का सफ़र करते हैं वो भी ऑनलाइन पेमेंट्स जो हैं वो कर सकें। तो इससे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जरूर बढ़ेगा, खास करके इन 3 जगह पे। और इवन 80% जो माइक्रो मर्चेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, वो भी अभी भी वो डिजिटल पेमेंट्स नहीं कर रहे, इसलिए खास करके फोकस किया गया है गुवाहाटी के ऊपर भी, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न में जो है वो थोड़ा सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। तो सिंपल क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड और एसबीआई का पेमेंट है 3 जगहों के लिए, लखनऊ, वाराणसी और गुवाहाटी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंट्री है जिसने एक अपने सिस्टम, नेवल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है सी डोम और प्रोटेक्टिव डोम, उसका जो है वो पूरी अच्छी तरह से जो है वो टेस्टिंग की है और बहुत ही सफल परीक्षण रहा है जे। और ये कंट्री हमारे पास कौन सी है, इजराइल। तो याद रखना है सी डोम कहते हैं या इसको प्रोटेक्टिव डोम कहा जाता है, जो कि नेवल डिफेंस सिस्टम है। इसका जो अच्छे से परीक्षण किया है वो इजराइल ने किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो एक आप कह सकते हो इस तरह का डोम स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि ये सेंसर बेस्ड होता है पूरा का पूरा, कि अगर कोई मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ आ रही है तो ये हम कह रहे हैं कि पानी के रास्ते आ रही है, क्योंकि नेवल एयर सिस्टम है। तो अगर पानी के रास्ते अगर कुछ ऐसा खतरा आ रहा है कंट्री को, तो ये वहीं पे क्या कर देगा, ये अपनी मिसाइल छोड़ के जो है वो इजराइल क्या कर देगा, उसको उसी टाइम पे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये है दोस्तों ये डोम सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंटली। और ये सी डोम जो है वो एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो जिसमें एरो मिसाइल या डेविड स्लिंग सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है, जिसमें अगर कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल या शॉर्ट रेंज मिसाइल इनकी तरफ आ रही है इजराइल की तरफ, तो वो इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और सी डॉम की जो स्पीड है वो 2.2 मैक है, मतलब बहुत ही अच्छी स्पीड से जो है ये रिस्पॉन्स करता है। और सी डॉम जो है वो शिप्स के ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि इजराइल की जो कोस्ट लाइन है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। और जो नेचुरल गैस जो कि ऑफशोर आपको, मतलब वहां पे समुद्र के किनारे आपको मिलेगा, मेडिटेरेनियन एरिया के आसपास मिलेगा, तो वहां पे उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम इसराइल का। और इसराइल के बारे में याद रखना है, प्रेसिडेंट इसाक हरजोग हैं, इसाक हरजोग, और इसकी कैपिटल है जेरूसलेम, जेरूसलेम। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बल्लार्ड पावर सिस्टम्स के साथ, ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर बनाए जा सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बल्लार्ड पावर सिस्टम जो कंपनी है ये दोस्तों कनाडा की कंपनी है, कनाडा की कंपनी है। और नैस्डैक जो कि शेयर मार्केट है वहां पे ये लिस्टेड भी है, और वर्ल्ड लेवल पे ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी महारत हासिल है। तो इन्होंने इंडिया के अंदर अदानी ग्रुप के साथ टाई अप किया है, ताकि हम इंडिया के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बना सकें। तो आप देख सकते हो अदानी ग्रुप और नैस्डैक लिस्टेड बल्लार्ड पावर जो कि कनाडा की कंपनी है, दोनों मिलकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इंडिया के अंदर निर्माण करेंगे और फ्यूल सेल इकोसिस्टम इंडिया के अंदर जो है वो बूस्ट करेंगे। तो क्या होगा कि दोनों कंपनीज मिलके जो है वो कुछ ऐसे केस, इन्वेस्टमेंट केस तैयार करेंगी जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को बनाया जा सकता है, और उसको व्हीकल्स के अंदर जो है वो हम यूज कर सकते हैं या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अदानी ग्रुप और बल्लार्ड जो हैं वो दोनों देखेंगे कि किस तरह से कॉपरेशन करके हम इंडिया के लेवल पे किस तरह से हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों कंपनीज मिलकर कुछ ऐसी जगह ढूंढेंगी जहां पे इनका निर्माण हो सकता है, जहां पे इनका बहुत ही अच्छे से यूज हो सकता है, खास करके ऑफ रोड व्हीकल्स के अंदर भी इनका यूज हो सके, या आप कह सकते हो कि बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर इसका यूज हो सके, इंडस्ट्रियल पावर के अंदर इसका यूज हो सके, और इंडिया अपने टारगेट्स को भी क्या कर सके, अचीव कर सके। तो अदानी ग्रुप ने ये टाई अप किया है। अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो गौतम अदानी हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो राजेश अदानी हैं। और अदानी ग्रुप की शुरुआत जो है वो 1988 में की गई थी, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। और मैं आपको बता चुका हूँ बल्लार्ड पावर सिस्टम जो है उसका हेडक्वार्टर कनाडा के अंदर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक जो है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो ई रूपी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके, मतलब एक्वायरिंग पार्टनर बन चुका है। तो ई रूपी सर्विसेज जो है वो उस बैंक की मदद से भी जो है वो ली जा सकती हैं। अदरवाइज एसबी है, इसमें कुछ और बैंक भी लिए गए हैं, लेकिन अब एक पेमेंट बैंक भी आ चुका है और ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये स्पेशली पेटीएम पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर बन चुका है ई रूपी वाउचर्स का। मतलब ऑफलाइन स्टोर्स पे अब जाके आप पेमेंट कर सकते हो पेटीएम पेमेंट बैंक के इस ई रूपी वाउचर को दिखा के। तो बहुत ही सिंपल है कि पेटीएम मर्चेंट्स जो हैं वो अब पेमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ई रूपी बाय स्कैनिंग द वाउचर और एंटरिंग द अमाउंट टू बी पेड डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ई रूपी होता क्या है। तो ई रूपी क्या है, एक ऑफलाइन सिस्टम है, मतलब आपने किसी को पेमेंट करनी है तो आप क्या करोगे, आप उसको एक कोड, क्यूआर कोड, या फिर आप कह सकते हो एसएमएस के थ्रू ही इसको भेजा जा सकता है, एक वाउचर की तरह ये आप उसके मैसेज पे भेजोगे। जब आप उसके मैसेज पे भेजोगे तो वो उस मैसेज को लेके जो है वो बैंक के पास चला जाएगा, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक के पास चला जाएगा, और पेटीएम पेमेंट बैंक के जो लोग होंगे वो इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करके जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ये पेमेंट जो है वो आ जाएगी। ये है ई रूपी सिस्टम। ये बेसिकली जो एमजी नरेगा के वर्कर्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के जो वर्कर्स हैं उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था कि आप जाओ बैंक में, वहां पे जाके हम आपको, जो सरकार है वो आपको एक कोड जो है वो भेजेगी आपके मोबाइल पे। वो कोड बैंक में जाके दिखाना है, एसबीआई की ब्रांचेस में जाके दिखाना है, और एसबीआई आपको पैसे जो है वो दे देगा जो भी आपको एमजी नरेगा के तहत मिलने हैं। अब धीरे धीरे करके इसको और भी कई जगह पे जो है वो यूज हो रहा है। अब पेटीएम मर्चेंट्स जो हैं वो भी पेमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं ई रूपी के माध्यम से, मतलब वाउचर को स्कैन करेंगे और अमाउंट जो है वो एंटर करेंगे और डायरेक्टली जो है वो बैंक अकाउंट में भेजी जा सकती है। तो एक तरह का डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है जो अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। और ये डिजिटल पेमेंट का सिस्टम जो है वो एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार किया गया था और यूपीआई माध्यम से इसको तैयार किया गया था। तो इसमें लाइक स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है, तो आपको डायरेक्टली ये जो है वो सुविधा मिल जाती है। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू भी जो है वो की जा सकती है। और रिसेंटली ये भी कर दिया है आरबीआई ने कि जो ई रूपी पहले होता था, जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भेजे जाते थे, वो 10,000 रुपये तक का वाउचर ही भेजा जा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं भेजा जा सकता था, और एक बार में ही इस 10,000 रुपये को आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है। एक तो कि गवर्नमेंट 1 लाख रुपए तक के वाउचर बेच सकती है, और साथ में वो कितनी बार भी इसको रिडीम कर सकता है जब तक 1 लाख रुपए पूरे नहीं होते। मतलब कभी 10,000 ले आया, फिर 10,000 ले आया, तो ऐसे करके जो है वो कितनी बार जो है वो उसको रिडीम कर सकता है। तो ये आपने याद रखना है। और पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ इसको स्लाइड से याद रख लें। और ये हमारे पास आईआईटी रुड़की। तो ये इनको क्या सर्विसेज देगी ये किसान मोबाइल एप्लीकेशन, ये इनको बताएगी कि मौसम कैसा है, और वेदर सिस्टम के बारे में बता देगी पहले ही कि किस तरह से आप कौन सी फसल जो है वो बो सकते हो। तो ये किसान मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक तरह से एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें फार्मर्स को वेदर फोरकास्ट के बारे में पता लग जाएगा, बारिश होने वाली है नहीं होने वाली, और साथ ही साथ एडवाइजरी पता लग जाएगी कि आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर आप किस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो, या किस तरह से फसल जो है वो बो सकते हो, कौन सी फसल बो सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। अभी फिलहाल जो है ये एडवाइजरी जो है वो कुछ एरियाज में जो है वो लॉन्च की गई है, मतलब इस एप्लीकेशन को भी कुछ एरियाज में लॉन्च किया गया। धीरे धीरे करके ये पूरे इंडिया में जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में उपलब्ध है। सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आईएफएल होम फाइनेंस ने एक $68 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब ऑलमोस्ट 435 करोड़ रुपए का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा सके। और ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है जिसमें एनर्जी, वाटर या जो बिल्डिंग मटेरियल होगा वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करेगा। उन हाउसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउसेस, मतलब जो इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद होंगे, नुकसान नहीं करेंगे। और ये लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जो है वो ये मिला है। तो एडीबी आंसर होगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएफएल होम फाइनेंस $68 मिलियन का लोन एग्रीमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया है। और ये जो है वो खास करके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा, या उन वुमेन्स को मिलेगा जिनकी इनकम बहुत कम है, ताकि वो अपने जो हाउसिंग फॉर ऑल का सपना है वो पूरा कर सकें। और वुमेन बोरोअर्स की भी अगर हम बात करें तो एडीबी ने स्पेशली कहा कि 80% लोन जो है वो इसमें वुमेन बोरोअर्स को ही देना है, ये कंडीशन है साथ में। और 20% जो है वो आप उनको दे सकते हो जो ग्रीन हाउसेस का सपना रखते हैं, और साथ ही साथ कुछ मॉर्टगेज रखेंगे, कुछ गिरवी रखेंगे, तब उनको लोन जो है वो दिया जा सकता है। और लोन जो है वो ग्रीन हाउसिंग पोर्टफोलियो जो प्रोजेक्ट्स आईएफएल फाइनेंस के हैं उनको आगे बढ़ाएगा, और साथ में देश के अंदर ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जो डिमांड है वो भी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपने याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला है, फिलीपींस के अंदर। इसके प्रेसिडेंट मस्त सुगु हैं, और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, और टोटल मेंबर कंट्रीज 68 हैं।
इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि एक स्कीम को कंटिन्यू करेंगे जो कि सेंट्रल स्कीम है जिसका नाम है BIM या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। कब तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत सी स्कीम इस साल खत्म होने वाली थी 2022 में, जिसके कारण जो है वो सरकार ने 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से जो है वो सारी स्कीम्स को कंटिन्यू किया है। कब तक? 2026 तक। हम बहुत से क्वेश्चन पिछले 6-7 दिनों के अंदर ऐसे कर चुके हैं, तो मार्च 2024 नहीं होगा इसका आंसर, मार्च 2026 होगा, डी इसका आंसर होगा। तो इसको कंटिन्यू कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट स्कीम को 2026 तक जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट होगी, साथ में बॉर्डर्स को लेके उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में कोई नई पॉलिसीज बना सकते हैं। और सरकार ने स्पेशली कहा है कि इसमें हम 13,000 करोड़ रुपए जो है वो और खर्च करेंगे ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी को और अच्छा किया जा सके। तो ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट स्कीम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएगी। मतलब आप कह सकते हो बॉर्डर के आसपास जो है वो फेंसेस बनानी है, वहाँ पे तारें लगानी है, तो ये सारी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। बॉर्डर फ्लड लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी पानी के अंदर ताकि वहाँ से भी जो है वो हम सिक्योर हो सके। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम उसमें कर सकते हैं। बॉर्डर रोड्स या बॉर्डर आउटपोर्ट्स जो हैं वो और बनाई जाएंगी ताकि सुरक्षा का प्रबंध किया जा सके। खास करके पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान की बॉर्डर है, बांग्लादेश की है, चाइना की है, नेपाल की है, भूटान की है, म्यांमार की, अफगानिस्तान के, तो इनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री आपको पता ही है इंटरनेशनल लेवल पे हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं। सेकंड नंबर पे फिर आता है हमारे पास चाइना। चाइना के साथ हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हो चाइना के साथ हम शेयर करते हैं 34 एग्जैक्टली बताता हूँ 3488 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, इससे हम 3323 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। तो फिर इसके बाद जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड फायर। जंगलों में जो आग लग रही है वो और भी ज़्यादा लगेगी आने वाले टाइम के अंदर। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर ये अंदेशा जो है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने जताया है। और रिपोर्ट का नाम है फ्रंटियर्स 2022 नॉइस ब्लेसेस एंड मिसमैचेस इमर्जिंग इशूज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इसके अंदर स्पेशली उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर इन्वायरमेंट और ख़राब होगा और इसमें जो है वो जंगलों में और आग लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ऐसे कई वाकया जो है वो आपके सामने आ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और स्पेशली ये भी बताया कि वाइल्ड फायर जो है वो पहले आपको 2-3 साल में एक आधी बार मिलता था, लेकिन अभी ये जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट हो जाएगा, आपको कई बार जो है वो सुनने को ऐसा मिल सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और ये रिपोर्ट सबसे पहली बार 2016 में पब्लिश की गई थी। और ये रिपोर्ट पब्लिश की है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंगर एंडरसन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नैरोबी, कीनिया के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है इंडिया ने बिड जीत ली है कि वो होस्ट करेगा 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन, और वो मुंबई में होगा। हम पहले बता चुके हैं कि इससे पहले 1983 में हुआ था, लेकिन अब मुंबई में होगा 40 साल के बाद। इंडिया में फ्यूल की डिमांड बढ़ सकती है 5.5% तक अगले फिस्कल ईयर तक। ये आइडिया जो है वो दिया है, एक एस्टीमेट दिया है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आता है। और यूनियन मिनिस्टर पेट्रोल और नेचुरल गैस के कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी, जो राज्यसभा के मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से। आईसीआईसी बैंक ने 9.49% का स्टेक खरीद लिया है वर्ब फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। सिर्फ लाइन को पढ़ लें, और इसमें 20 करोड़ जो है वो आईसीआईसी ने इन्वेस्ट किया है। आईसीआईसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर जो है वो इसका वडोदरा गुजरात में है, और वैसे इसका जो मेन ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, लेकिन एक हेड ऑफिस वडोदरा में भी है। और इसको 1994 में बनाया गया था। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है रूरल कनेक्टिविटी जीआईएस डाटा, मतलब जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा, पब्लिक डोमेन में उन्होंने डाल दिया है। इसमें आप कह सकते हो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरा डाटा है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा एरिया के अंदर जो है वो रोड्स को बनाया गया, 25 लाख किलोमीटर की रूरल रोड्स का निर्माण किया गया, और 8 लाख रूरल जो हैं वो पॉइंट्स बनाए गए, फैसिलिटीज़ बनाई गई। तो वो सारा का सारा इस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा के अंदर डाल देगा, ताकि लोग उसको चेक कर सकते हैं कि सरकार ने ये किया है अंडर द प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाला हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया गया 2022 में, और 22 फरवरी को ही हर साल मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है? आवर वर्ल्ड और इक्वल फ्यूचर। ये 2022 से लेकर 2024 तक का थीम यही है दोस्तों, 2022 से लेकर 2024, लेकिन लास्ट जो इसकी कैप्शन है वो चेंज हो जाती है, वो है द इन्वायरमेंट एंड द जेंडर इक्वलिटी। द इन्वायरमेंट
एंड जेंडर इक्वालिटी, ये इसका थीम है। इसके साथ आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर। और इस डे की शुरुआत जो है वो 1926 में की गई थी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप के तौर पे। और इसका मेन मकसद यही होता है कि जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की जा सके और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है वो डिस्कशन की जा सके, और उसको हमने किसी न किसी तरह से ठीक करना है। और ये दिन जो है वो गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स की तरफ से मनाया जाता है 150 कंट्रीज के अंदर। इसी के साथ आते हैं 22 फरवरी, मतलब कल का क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन था व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रांचेस ऑफ पर्टिकुलर बैंक हैज टू बी ओपन इन द रूरल एरियाज मैंडेटेड बाय आरबीआई। कितनी ब्रांचेस जो है वो रूरल एरिया में होनी ही चाहिए, आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइंस दी गई थी। और ये है 25%। 25% जो है वो टोटल नंबर ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स जो हैं वो होने चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। और जहां पे लाइक आप कह सकते हो बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, जो अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स हैं, मतलब जिसको कहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर टियर 5 और टियर 6 सिटीज के अंदर, तो 25% इसका आंसर है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट परसेंटेज ऑफ लोन्स बाय पर्टिकुलर बैंक हैज टू बी प्रोवाइडेड टू प्रायोरिटी सेक्टर मैंडेटेड बाय आरबीआई। प्रायोरिटी सेक्टर को कितना परसेंटेज लोन देना ही देना है? आरबीआई की तरफ से सारे बैंक्स को हिदायतें दी हुई हैं, तो आप बताएंगे कितने परसेंट कहा हुआ है। तो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे इस स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।